दोस्तों सबों को नमस्कार। आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज का जैसे कि आप लोग को टॉपिक दिखाई दे रहा है, एक नज़र और जीडी पार। आज का टॉपिक ही ऐसा है दोस्त, और आज का सेशन पढ़ने के बाद आप लोगों को अंदर से फील होगा दोस्तों कि हम लोगों ने कुछ तो अच्छा किया है। एकदम रैपिड रैपिड फायर होगा दोस्तों। हम लोग बहुत ही कम समय में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, टोटल कितना प्रश्न लगाएंगे दोस्तों, 440 प्रश्न करेंगे बहुत ही कम समय में दोस्तों। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों का यहाँ पे देखिए, मैं जीडी टॉपिक में डाला हूँ, पर प्रश्न तो प्रश्न होता है दोस्त, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे जीडी हो, चाहे और भी कोई एग्जाम हो। सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, पर मुख्य रूप से मैंने जीडी को ध्यान में रख के वीडियो बनाया हुआ है दोस्त। तो जो भी दोस्त जीडी का तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों। आप लोगों का एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। देखिए, मैंने टोटल 19 टॉपिक लिखा है, पर यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। अगर बात करें टोटल 19 टॉपिक में मैंने क्या क्या कवर किया है, तो देख लीजिए। भारत का सामान्य परिचय, इससे 50 प्रश्नों को रखा है दोस्तों। इससे संबंधित भारत का भौगोलिक विभाजन, इससे भी 50 प्रश्नों को रखा है। नदी तंत्र से 50 प्रश्नों को रखा है, और साथ में कुछ कुछ तथ्य को भी दिया हूं जो प्रमुख बांध, नदी और राज्य से संबंधित है दोस्तों, कि कौन सा प्रमुख बांध किस नदी में है और वो किस राज्य में है। साथ में भारत का जलप्रपात और भारत के झीलों से 15-15 प्रश्न रखा हूं दोस्तों, और भारत की मिट्टी और जलवायु से भी 15-15 प्रश्न रखा हूं मैं। और उसके बाद और क्या है, भारत की कृषि से 25 प्रश्न है, परिवहन, सड़क, वायु और जल से 50 प्रश्न है, भारत के खनिज और उद्योग से 15-15 प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना से 2011 के जनगणना से 25 प्रश्न है। जब मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमी का प्रश्न डालूंगा, तो उसमें अच्छे ढंग से टोटल 50 प्रश्न डालूंगा दोस्तों। किससे? भारत की जनगणना से। यहाँ से भी देख लीजिएगा, वहां से भी देख लीजिएगा। आप लोग का 2000 जनगणना का इतना टॉपिक काफी है, इतना पॉइंट काफी है दोस्तों। और उसके बाद भारतीय जनजातियों के बारे में 15 प्रश्न रखा हूं दोस्तों। ब्रह्मांड और सौरमंडल से 25 प्रश्न हैं। पृथ्वी की वायुमंडल से 20 प्रश्न हैं। गर्म और ठंडी जलधाराएं से 20 प्रश्न है, और 20 पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। मैं लगभग हर टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया हूं दोस्त। जो एक दो टॉपिक छूट गया हो या जो लगे कि आप लोगों को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अपने तरफ से जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। पर यहाँ पे जितना भी है आप लोग के एग्जाम के लिए लगभग सफिशियंट है दोस्तों। तो चलिए लेट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। क्योंकि हम लोग को कुल कितना प्रश्न करने वाले हैं दोस्त? 440। बड़ा होने वाले कहने का मतलब क्या है दोस्त? 1 घंटा में लगभग मैं पूरे प्रश्नों को करा दूंगा दोस्तों, लगभग 1 घंटा में। तो चलिए दोस्त लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का सेशन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं। देखिए, पहला हम लोग का टॉपिक क्या था कि भारत का सामान्य परिचय, और उससे संबंधित मैंने यहाँ पे कितना प्रश्न रखा हुआ? 50। क्या है पहला प्रश्न दोस्तों? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और विश्व का कुल क्षेत्रफल का बात किया जाए तो विश्व का कुल क्षेत्रफल में से 2.42% हिस्सा अपने पास रखता है दोस्तों। कौन? भारत। जरूर याद रखिएगा। अगर बात किया जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, जैसे कि मान के चलिए ये हम लोग का जो भारत है ऐसा ये फैला हुआ है, तो उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम का विस्तार का बात किया जाए, इसका लंबाई चौड़ाई का बात किया जाए तो कितना कितना है? तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है दोस्तों। जरूर याद रखिएगा। अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है पूछा जाए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा है दोस्तों? कावेरी। देखिए यहाँ पे मुख्य भूमि का बात किया गया है। अगर बोल दिया जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वो हो जाता इंदिरा पॉइंट। कौन हो जाता दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। जरूर याद रखिएगा। अगर बात किया जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो मांडा। कौन है दोस्तों? माफ कीजिएगा, इंदिरा कोल। कौन है दोस्तों? इंदिरा कोल। और दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु कौन है? तो किबुतु। और पश्चिमी बिंदु कौन है दोस्तों? तो गुहार मोती। कौन है दोस्तों? गुहार मोती। जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे व्याख्या भी किया हुआ है कि अगर संपूर्ण भारत द्वीप समूह सहित का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का पूछा जाएगा तो क्या आंसर देंगे दोस्तों? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का ही पुराना नाम कोप कोमरिन है दोस्तों। चलिए अगले तथ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो क्या बोला गया दोस्तों प्रश्नों में, एक बार फिर से देखिएगा। जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरता है? 8।
कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जरूर याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर क्या बोला गया है? भारतीय मानक समय रेखा क्या है? तो साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग भारतीय मानक समय रेखा मानते हैं। और सबसे ज्यादा मानक समय रेखा किसके पास है, किस देश में है? तो रूस में है। किस में है दोस्तों? रूस में है। क्यों है? उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है दोस्तों, उसका एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए उसको अलग अलग मानक समय रेखा रखना पड़ा है। अगर बात किया जाए तो जो हम लोग का मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। अगर आप लोग मिर्जापुर एक आया हुआ था क्या फिल्म या सीरीज आया हुआ था दोस्तों, अगर वो देखे होंगे तो नाम जरूर याद रखिएगा कि मिर्जापुर से होकर गुजरता है। और जो जीएमटी है उससे लगभग हम लोग 5.5 मिनट आगे चलते हैं। जीएमटी से कितना मिनट आगे चलता है भारत का समय दोस्तों? 5.5 मिनट। जरूर याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। भारत का सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात। दूसरा सबसे अधिक तट वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। और सबसे कम का बात किया जाए तो गोवा। जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आज का थोड़ा एडिटिंग थोड़ा खराब हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इसको लैंडस्केप में करके देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। और अगर आप लैंडस्केप में नहीं करते तो थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा दिखाई देगा दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। पर कल से मैं फ़ॉन्ट का जरूर ध्यान में रखूंगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने देश अपने साथ थल सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य हैं जो थल सीमा साझा करते हैं? 7। तो कौन कौन सा है? माफ कीजिए, कितना देश है जो थल सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और क्या है? अफगानिस्तान। तो टोटल 7 देश हो गए। अगर जलीय सीमा का बात किया जाए तो एक म्यांमार हो गया और दूसरा श्रीलंका। तो ये 2 देश हैं। कौन कौन सा? म्यांमार और श्रीलंका, ये जलीय सीमा साझा करते हैं। तो टोटल हम लोग का कितना पड़ोसी देश हो गया? 9। 7 थल सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हो गए और 2 जल सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हो गए दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है दोस्तों? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन। कौन सा सीमा रेखा है दोस्तों? मैकमोहन। भारत सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से साझा करता है? बांग्लादेश। किससे दोस्तों? बांग्लादेश। कितना? लगभग 4096.7, लगभग 4096.7 किलोमीटर सीमा किससे साझा करता है दोस्त? भारत बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा। और सबसे कम का बात किया जाए तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। कितना है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ में? 106। सबसे कम का बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए कि डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो शुरुआत में भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा खींचा गया था। उस समय पे पाकिस्तान भारत में ही था, लेकिन अब पाकिस्तान अलग हो गया है, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। वर्तमान में डुरंड रेखा किनके किनके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जरूर याद रखिएगा। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये आदम का पुल है। आदम का पुल यानी कि ये राम सेतु को ही आदम का पुल कहा जाता है दोस्तों। अगर और बात किया जाए कि अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा। जरूर याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य क्या है दोस्तों? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो टोटल कितने राज्य हैं दोस्त? 9। कौन कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम लोग ऐसा जो हम लोग का भारत है, इससे अगर हम लोग इधर से गिनते हैं तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। गुजरात के नीचे क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे क्या है? गोवा। गोवा के नीचे क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे क्या है? केरल। केरल के इधर क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर में क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर में है उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितना राज्य है दोस्तों? 9 राज्य है जो समुद्री सीमा बनाता है, समुद्री तट रेखा बनाता है। सप्तभगिनी में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सप्तभगिनी या सतबहिन कहिए। सप्तभगिनी या सतबहिन में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो सिक्किम शामिल नहीं है दोस्तों। कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम शामिल नहीं है। और याद रखिएगा, तो कौन कौन शामिल है सप्तबहिनी या सप्तभगिनी में? तो याद रखिएगा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा और
कौन सा छूट गया दोस्त? देखिए ऊपर से गिनते आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, और एक कौन सा छूट गया? तो एक छूट जा रहा है दोस्तों, कौन सा? जल्दी से नाम नहीं याद आ रहा है, लग रहा है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, और एक दोस्त छूट गया दोस्त, 1 2 3 4 5 6 और एक देश छूट रहा है, कौन सा दोस्तों? वो आप लोग कमेंट में करिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो टोटल, लेकिन सिक्किम नहीं है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, सिक्किम नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है दोस्तों? तो इंदिरा कोल, जो लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। किबुथु कहाँ है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। गुहार मोती कहाँ है? तो ये गुजरात में है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। कहाँ है दोस्तों? अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच में है? तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान, 10 डिग्री चैनल किनके बीच में? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन सा रेखा है? 10 डिग्री चैनल है दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है। भारत का सबसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली। भारत का सबसे, माफ कीजिएगा गलत पढ़ रहा हूं दोस्तों, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा गया है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है? कंचनजंगा। नोट, केटू पाक अधिकृत कश्मीर में है। अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आ जाए तो कंचनजंगा से भी ज्यादा ऊंचा कौन है? केटू। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है दोस्तों? वुलर झील। अगर भारत में सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील। कौन सा है दोस्तों? चिल्का झील। कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अगला प्रश्न यहाँ गया दोस्तों, क्या है? चिल्का झील, उड़ीसा में। दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गोदावरी। दक्षिण भारत में सबसे लंबा नदी कौन सा है? गोदावरी, और इसको वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वृद्ध गंगा कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में है। भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो जो आप लोग देखते होंगे कि भारत से कर्क रेखा जो है और भारत का जो हम लोग मानक समय रेखा बोलते हैं, वो कहाँ मिलता है? तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। अगर स्पेशली जगह का नाम पूछे तो भैंसापुर। क्या नाम है दोस्तों जगह का? भैंसापुर, जरूर याद रखिएगा। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में। जगह का नाम क्या है? भैंसापुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम सिरा क्या है? कन्याकुमारी। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। अगर पूरे भारत का द्वीप को मिला के तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों किससे लगता है? म्यांमार से सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व में भारत का स्थान कितना है? 7वां। तो भारत से बड़े राज्यों के लिए क्या याद रखिएगा? तो याद रखिएगा, रुख चीन अब आया भारत। रुख चीन अब क्या दोस्तों? आया भारत। इसको याद रखिएगा। इससे बड़ा देश का नाम याद रखने के लिए, रुख चीन अब आया भारत। रुख से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, अ से ऑस्ट्रेलिया और भ से भारत। तो टोटल इससे 6 देश बड़े हैं और भारत कौन सा स्थान रखता है दोस्तों? 7वां। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार से कितना है? तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष।
भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 74.04%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, जो गुजरात के अंदर में है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, जो पुद्दुचेरी के जिला है दोस्तों। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का भी कारण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को दोस्तों। भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200। द्वीपों सहित भारत का कुल तटीय सीमा कितना है? तो ये पुराना डाटा है दोस्तों, तो मैं इससे आप लोग का होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। आप लोग करंट में चेक कर लीजिएगा कि द्वीपों सहित भारत का कुल तटीय सीमा कितना है। पाक जलडमरू किनके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश। कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरी पूर्वी राज्यों में 7 बहनों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? असम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? असम को। भारत का सबसे दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? तो पिग्मोलियन पॉइंट। कौन सा है दोस्तों? पिग्मोलियन पॉइंट। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर मान के चलिए पृथ्वी है, पृथ्वी का बीचों बीच से कौन सा रेखा जाता है? तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है। और एक है प्रमुख मानक यमयोत्तर। प्रमुख मानक यमयोत्तर, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं, और ये 0 डिग्री देशांतर है। तो यहाँ पे है हम लोग का देश, यहाँ पे हम लोग का क्या है दोस्तों? देश। ये हम लोग का प्रमुख देशांतर हो गया, हम लोग का प्रमुख अक्षांश हो गया। तो हम लोग का देश किस में है? ये जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है, ये तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो हम लोग का भारत कहाँ पे है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। हम लोग का भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग का आ गया अब क्या है? भारत का भौगोलिक विभाजन। इससे भी 50 प्रश्न करेंगे दोस्तों हम लोग। तो भारत का भौगोलिक विभाजन में पहला प्रश्न क्या है? हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी का नाम क्या है दोस्तों? तो हिमाद्री या महान हिमालय। देखिए हिमालय को मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे ऊपर में क्या है? महान हिमालय। उसके बीच में क्या है? तो लघु हिमालय। उसके नीचे क्या है दोस्तों? शिवालिक। टोटल 3 रेंज में बांटा गया है हिमालय को। और उसके ऊपर में है ट्रांस हिमालय। उसके ऊपर में है क्या है दोस्तों? ट्रांस हिमालय। मुख्य हिमालय को 3 रेंज में बांटा गया है। कौन कौन सा? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, जरूर याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में आती है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन जितना भी ऊंचा ऊंचा चोटी मिलता है सब किस श्रेणी में किस पर्वत में मिलता है दोस्तों? तो हिमालय में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो केटू। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो केटू। याद रखिएगा दोस्तों। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो दून। क्या कहा जाता है दोस्तों? दून। और एग्जाम्पल में एक लिखा गया है देहरादून। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत में से कौन है? तो हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? तो लघु हिमालय। किसका हिस्सा है दोस्तों? लघु हिमालय। नंदा देवी की चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी की चोटी किस राज्य में स्थित है? ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों कि नंदा देवी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमी भाग में। किस में स्थित है दोस्तों? पश्चिमी भाग में। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं दोस्तों? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों? कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न है, तीस्ता और दिहांग के बीच का हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय। जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को। किसको जोड़ता है दोस्तों? श्रीनगर और लेह को। अगर हम लोग बात करें कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से क्या, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं दोस्तों? खादर। नदियों द्वारा पहाड़ से उतरते समय कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से बना क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर। इसको ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, भात खाबो। क्या याद रखिएगा दोस्तों? भात खाबो। इससे क्या हो जाएगा? जो पहाड़ के एकदम निचला वाला हिस्सा में नदी जो क्षेत्र बनाती है उसको भाबर बोलते हैं। उससे निचला वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? तराई। और उससे जो निचला वाला हिस्सा है उसको खादर। और उससे जो एकदम नवीनतम हिस्सा, नवीनतम मिट्टी जो जमा जमा के बनाते हैं उसको क्या बोलते, माफ कीजिएगा,
नवीनतम मिट्टी से जो बना था उसको खादर कहते हैं, और पुराना मिट्टी का जमाव को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर। ये सारा जो क्षेत्र है नदी के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दो नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, दोआब। गंगा के मैदान का औसतन ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर। अगर बात किया जाए कि भारत का सबसे पुराना भौगोलिक भाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। और ऐसा माना जाता है दोस्त कि जो शुरुआत में, जैसे कि मान के चले शुरुआत में सिर्फ जमीन था और पूरे जमीन में पानी फैला हुआ था, तो पानी से जो सबसे पहला जो जमीन का हिस्सा निकला वो झारखंड था। झारखंड क्या है दोस्तों, भारत का एक राज्य है, तो यही सबसे पहले समुद्र से ऊपर आया था। जरूर याद रखिएगा दोस्तों। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईमुडी, जो केरल में। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, अनाईमुडी, जो कि कहाँ है, केरल में। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, तो डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा। भाबर दक्षिण में स्थित दलदली और घने जंगलों वाला क्षेत्र है। देखिए, भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली और घने जंगलों वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तराई। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। याद रखिएगा दोस्तों। भारत के उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों के द्वारा हुआ है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, जो असम में है। और कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। याद रखिएगा दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। दक्कन का जाल मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, तो बेसाल्ट, लावा चट्टान से, काली मिट्टी के क्षेत्र से। याद रखिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी में। अभी अभी हम लोग पढ़े थे, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, डोडा बेटा। भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज संपदा मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर पर्वत या माउंट आबू। गुरु शिखर पर्वत या माउंट आबू, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी किस श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है, तो सतपुड़ा श्रेणी का। और अगर आगे बात किया जाए तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। जैसे हम लोग का जो तट है दोस्त, तो गुजरात में काठियावाड़ या कच्छ का तट कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग मानते हैं मुंबई से लेके, देखिए ये तो उत्तरी भाग हो गया, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे जो पश्चिमी, या तो इसे समझिए कि यहाँ पे जो गुजरात से लेके हम लोग का तटीय क्षेत्र स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, पश्चिम बंगाल तक। तो यहाँ पे जो गुजरात वाला क्षेत्र है, इसमें हम लोग जो तटीय इलाके है उसको काठियावाड़ या कच्छ का तट कहते हैं। यहाँ महाराष्ट्र और थोड़ा गोवा वाला क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। उसके नीचे वाला को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। उसके बाद इधर हम लोग का इधर जो उड़ीसा में है उसको उत्कल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश में उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इधर एक तट का नाम मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, मैं भूल नहीं रहा हूँ, मुझे याद है, पर आप लोग इसे जरूर कमेंट में करके बताइए दोस्तों कि इसको क्या। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है दोस्तों, माफ कीजिएगा, कि पूर्वी तटीय मैदानिक भाग को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। क्या कहा जाता है दोस्तों, कोरोमंडल। माफ कीजिएगा, यहाँ पे आंसर ही दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे चलिए एक दो क्वेश्चन छूट गया था, देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो में, कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। पश्चिमी भाग के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, मालाबार तट। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट। मैं यही नहीं बताने वाला था दोस्त, पर ये यहीं पे दिख गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, परवाल द्वीप। परवाल एक जीव है दोस्त, जो अपने आप को खाता है, या जहाँ पे चूना जहाँ पे मिलता है ज्यादा, वहां पे ये जीव ज्यादा पाया जाता है। वहां पे खाता है, मरता है, खाता है, मरता है, और धीरे 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 एक चट्टान का रूप ले लेता है दोस्तों। किसका रूप ले लेता है, चट्टान का रूप। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरती। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है दोस्तों, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है दोस्तों, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, मन्नार की खाड़ी किस देश के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है उसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। और क्या बोला गया,
भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है। थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? लूनी। कौन सा नाम है दोस्तों? लूनी। भारत का शीत मरुस्थल को किसे कहते हैं? तो लद्दाख को। यहाँ पे सालों भर ठंडा रहता है, सालों भर थोड़ा थोड़ा बर्फ गिरता है दोस्तों। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है दोस्तों ये। भारत के कितने राज्य तटरेखा बनाते हैं? तो 9 राज्य, जिसको अभी हम लोग अभी अभी डिस्कस किए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी। और गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों। अमरकंटक की कौन सी प्रमुख नदी, अमरकंटक से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है दोस्तों, और सोन जो है ये जाके गंगा में जाके मिल जाती है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे दोस्तों। पश्चिम घाट को अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को अन्य नाम किससे जाना जाता है? सह्याद्री से दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा। इसका लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी किन दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों मिलता कहाँ है दोस्त? तो देवप्रयाग में। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा। गंगा का सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा है? यमुना। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है दोस्तों? तो प्रयागराज में। कहाँ मिलता है? प्रयागराज में, जहाँ पे जो कुंभ मेला है इसका भी आयोजन होता है। तो कुंभ मेला का आयोजन 4 स्थानों में होता है दोस्तों। तो आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइए कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ कहाँ होता है। गंगा की सहायक नदी उत्तर दिशा में, गंगा की कौन सी सहायक नदी जो उत्तर दिशा की ओर बहती है? सोन नदी। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पर्वत से निकलता है दोस्तों। बिहार के शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो चंबल, बेतवा और केन। इसमें से चंबल का नाम याद रखना है क्योंकि चंबल यमुना का सबसे बड़ा सहायक नदी है दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सा है? दामोदर। और एक नदी याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी का नाम याद रखना है दोस्तों? स्वर्ण रेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलता है। मानसरोवर झील तिब्बत से। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। किस किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? वितिस्ता। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम। जैसे झेलम का पुराना नाम वितिस्ता है, वैसे ही रावी को पुरुषनी बोलते हैं। और अलग अलग नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्त। जैसे बुगलिहार और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? चिन्नाब नदी पे दोस्तों। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पे। किस में बना हुआ है दोस्तों? सतलज नदी में। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दोनों के सीमा में है ये बांध दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है दोस्तों? तो चिन्नाब। सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? चिन्नाब। सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। वुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? झेलम। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? झेलम। वुलर झील सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है दोस्तों। पंचनद में कौन सी 5 नदियां शामिल है? तो सतलज, व्यास, रावी, चिन्नाब और झेलम। ये पांचों जो है सिंधु नदी का सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है दोस्तों? सिंधु नदी का। कौन कौन सा नदी? सतलज, व्यास, रावी, चिन्नाब और झेलम। तो इनको पंचनद कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे दोस्तों आगे क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। क्या कहा जाता है दोस्तों? सांगपो। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। जब ये असम में आती है तब हम लोग इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारते हैं दोस्तों। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जा रहा है? दिहांग। चीन में क्या कहा जा रहा है? सांगपो। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र या लोहित। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है दोस्तों? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना। और गंगा को किस नाम से बोला जाता है दोस्त? तो पद्मा। किस नाम से बोला जाता है दोस्तों? पद्मा। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ है दोस्तों? असम, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है दोस्तों। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबा दक्षिण भारत की नदी कौन सा है? तो गोदावरी। कौन सा है? गोदावरी। इसका लंबाई कितना था? 1465। हम लोग सबसे लंबा नदी गंगा का देखे थे जो 2525 किलोमीटर उसका लंबाई था। और दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गोदावरी, जिसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसका लंबाई कितना है? 1465।
देखिए अगला ही प्रश्न है, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी के पहाड़ी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? कावेरी को। और ये अपने पवित्रता के लिए जाना जाता है। कृष्णा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? तुंगभद्रा, कोयना, मूसी और भीमा। तुंगभद्रा, कोयना, मूसी और भीमा। मूसी नदी के किनारे ही कौन सा एक प्रमुख शहर बसा हुआ है? तो हैदराबाद। कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है दोस्तों? हैदराबाद। देखिए अगला प्रश्न ही है दोस्त, हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी। नागार्जुन सागर किस नदी पे है? कृष्ण नदी में। किस नदी में दोस्तों? कृष्ण नदी में। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। देखिए नर्मदा नदी, इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा समानता से। पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है, इसको एक ट्रिक है जिससे याद रखिएगा समानता। समानता से क्या हो जाएगा? साबरमती। म से क्या हो जाएगा दोस्त? मंदाकिनी। माफ कीजिएगा, म से क्या हो जाएगा? तो म से याद रखिएगा दोस्तों, अभी नाम नहीं याद आ रहा दोस्त। न से नर्मदा और त से ताप्ती। त से क्या याद रखना है दोस्तों? ताप्ती। मैं आज ही के इस प्रश्न को देखा था दोस्त, ये ट्रिक को, इसे थोड़ा थोड़ा भूल जा रहा हूँ, पर याद रखिएगा साबरमती है। म से याद नहीं आ रहा है दोस्तों मुझे, म से एक और नदी है, पर याद रखिएगा समानता। न से क्या हो जाएगा? नर्मदा और त से ताप्ती। अभी जैसे ही याद आ जाएगा दोस्त मैं जरूर बता दूंगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि नर्मदा, पहला क्या पढ़े थे दोस्त? नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा में। कौन सी नदी डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण करती है? डेल्टा की जगह पे एस्चुरी का निर्माण करती है, तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। साबरमती कौन सी नदी पर स्थित है? तो अहमदाबाद। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है दोस्तों? तो माही। कौन है दोस्तों? माही। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ लुप्त हो जाती है? तो कच्छ के रण में। अगला हम लोग क्या है? हीराकुंड बांध। देखिए दोस्त क्या है, हीराकुंड बांध किस नदी में है? महानदी, उड़ीसा में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा। और अगर बात किया जाए कि जो कोटा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल। याद रखिए दोस्तों, किस नदी किनारे स्थित है? चंबल। कटक उड़ीसा किस नदी किनारे स्थित है? महानदी। किस नदी के किनारे दोस्तों? महानदी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है दोस्तों? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कौन सा नदी है? रिहंद नदी में बना हुआ है। कौन सी नदी में बना हुआ है दोस्तों? रिहंद नदी में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोग का, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। किस नदी के तट पे है दोस्तों? गोदावरी। जोग जलप्रपात किस नदी के तट पे है? शरावती, कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी पे। प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी कौन सा है? कृष्णा। कौन सा नदी है दोस्तों? कृष्णा। पहला सबसे लंबा नदी गोदावरी, जरूर याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं नदी 50 महत्वपूर्ण नदी से संबंधित प्रश्न कराऊंगा, और उसके बाद कुछ कुछ बांध जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से उन्हें भी कराऊंगा दोस्त। पर इसमें क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली तथ्य दिया गया है। प्रमुख बांध, नदी और राज्य, जैसे टिहरी बांध कौन सा नदी में है? भागीरथी में। कहाँ है? उत्तराखंड में। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलुज नदी में, हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध कहाँ है? ब्यास नदी में, हिमाचल प्रदेश में। रंजीत सागर बांध कहाँ है? रावी नदी, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच है दोस्तों। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे कि इंदिरा सागर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल, मध्य प्रदेश में। तवा नदी कहाँ है? तवा बांध कहाँ है? तवा नदी में, मध्य प्रदेश में। मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ दोस्त, पर आज टॉपिक ही ज्यादा खत्म करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हो, माफ करिएगा। अगला टॉपिक को देख, अगला पॉइंट क्या है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा, गुजरात में। उकाई बांध कहाँ है? ताप्ती नदी, गुजरात में। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? माही नदी, राजस्थान में। दक्षिण भारत में देखेंगे दोस्तों कौन कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, कृष्ण नदी, तेलंगाना में है। श्री सैलम बांध, कृष्ण नदी, आंध्र प्रदेश में है। कृष्ण सागर बांध कहाँ है? कावेरी नदी, कर्नाटक में। मेट्टूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी, तमिलनाडु में। अब अगर पूर्वी भारत में अगर देखें तो हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बीच में है। फरक्का बैराज कहाँ है? गंगा, पश्चिम बंगाल में दोस्तों।
तो हम लोगों ने जितना भी प्रमुख बांध था और उनसे संबंधित नदी और राज्यों को बारे में पढ़ा दोस्त, इसमें से कुछ कुछ याद रखिएगा। नर्मदा में 3 बड़े बांध हैं, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। कृष्णा में 2 बड़े बांध है दोस्त, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। कावेरी का कृष्ण अर्जुन सागर है दोस्तों, जरूर याद रखिए। कृष्ण सागर है। मेट्टूर बांध है, याद रखिए कावेरी में। सतलुज में भाखड़ा नागल बांध है, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? कुंचिकल जलप्रपात। इसका ऊंचाई कितना है? 465। ये कौन सा नदी में बना हुआ है दोस्त? तो वाराही नदी में जलप्रपात का निर्माण होता है। कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा राज्य में है? कर्नाटक। कौन सा नदी में है? वाराही नदी में। ऊंचाई कितना है? 465। जोग या गारसोप्पा जलप्रपात किस नदी में है? शरावती नदी में। किस राज्य में है? कर्नाटक में दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन सा नदी में बनता है? तो ये नर्मदा नदी पे बनता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो शिव सुंदरम या तो किस नदी पर बनता है? कावेरी नदी पे। ये 1902 में इसमें एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह बनाया गया था। कावेरी नदी के शिव सुंदरम जलप्रपात में ही एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह का स्थापना किया गया था दोस्तों। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो रांची के झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। मैंने इसलिए आप लोगों को याद रखने के लिए कहा था कि झारखंड का एक और प्रमुख नदी है स्वर्णरेखा, इसे भी याद रखिएगा। दूध सागर जलप्रपात किन 2 राज्यों के सीमा पर स्थित है? तो गोवा और कर्नाटक, जरूर याद रखिएगा। ये मांडवी नदी पे स्थित है दोस्तों। किस नदी पे स्थित है? मांडवी। चित्रकूट जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? नियाग्रा जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पे ये बनता है? तो इंद्रावती नदी पे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। और किस जिले में? तो बेलगाम, कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। घाटप्रभा नदी पर ये बनता है। यन्ना जलप्रपात किस स्थान पे है? तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। किस नदी पे बनता है? नर्मदा। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है दोस्तों? तो चंबल, राजस्थान में दोस्तों। अगर अब हम लोग प्रमुख, यहाँ पे हम लोग प्रमुख जलप्रपात पढ़ दिए, अब हम लोग प्रमुख झील पढ़ेंगे दोस्त। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? वुलर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर के झेलम नदी में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? चिल्का झील। कौन है दोस्तों? चिल्का झील। और यह भारत का पहला रामसार साइट है। क्या है दोस्तों? भारत का पहला रामसार साइट। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है? लोकटक झील। देखिए, पूरे भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है? तो उलर झील। और पूर्वी भारत का बात किया जाए तो सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है? लोकटक झील, जरूर याद रखिएगा। मणिपुर में स्थित है दोस्तों। और यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यहाँ पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है दोस्तों? नेशनल पार्क, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? और इस पार्क का नाम देख लीजिए, केबुल लामजो। क्या नाम है दोस्तों पार्क का नाम? केबुल लामजो। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? तो चोलामो झील। कौन सा है दोस्तों? चोलामो झील, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेवनाड झील। भारत की सबसे बड़ी झील, तो याद रखिएगा, चिल्का झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील। पूर्वी भारत का मीठा पानी का सबसे बड़ा झील लोकटक झील, याद रखिएगा। आगे है कि यहाँ प्रसिद्ध ओनम का समय नौका दौड़ होता है किसमें? वेवनाड झील में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील क्या होता है? जब ज्वालामुखी फटता है दोस्त, तो उसके ऊपर में पानी जम जाने के कारण झील का निर्माण हो जाता है ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर में, तो उसी को क्रेटर झील कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुलिकट झील किन 2 राज्यों के सीमा पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसी में श्रीहरिकोटा द्वीप है। इसी में क्या है दोस्तों? श्रीहरिकोटा द्वीप। चलिए अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच मीठे पानी का झील है दोस्तों। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। ये भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय खारे पानी का, अंतःस्थलीय कहने का मतलब भारत के अंदर स्थित, भारत के एकदम बाउंड्री के अंदर स्थित खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, राजस्थान का सांभर झील।
हुसैन सागर और उस्मान सागर झील कहाँ है? हैदराबाद का तेलंगाना में। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह भारत का सबसे छोटा रामसार साइट झील, भारत का सबसे छोटा रामसार साइट है। भारत का पहला रामसार किसको घोषित किया गया था? चिल्का को। भारत का पहला रामसार झील या तो साइट किसको घोषित किया गया था? चिल्का को दोस्तों याद रखना है। सूरजकुंड कहाँ, सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा में। रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में। नल सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में। पवई झील कहाँ है? महाराष्ट्र मुंबई में। पंगोंग तसो झील कहाँ है? लद्दाख में। डिंडवाना या राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में। भीमताल नैनीताल झील कहाँ है? झारखंड में, माफ कीजिएगा दोस्तों, उत्तराखंड में। याद रखने का ट्रिक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर लास्ट में झील के नाम के पीछे ताल जुड़े तो सारा उत्तराखंड से संबंधित झील होगा, और नाम के लास्ट में नाग जुड़ जाए, जैसे शेष नाग हो गया, वेरा नाग हो गया, तो अगर नाम के पीछे नाग जुड़ा हुआ दिखे तो जम्मू कश्मीर का झील होगा, और नाम के पीछे ताल जुड़ा हुआ रहे तो वो उत्तराखंड का झील होगा दोस्तों। चलिए अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत का मिट्टी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत के मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित करता है? 8 वर्गों में। कौन कौन सा? जलोढ़, काली, लाल और लाल पीली, लेटराइट, ये प्रमुख है। तो टोटल कितना भागों में बांटा है? 8 वर्गों में। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी फैली हुई है? जलोढ़ मिट्टी। भारत का लगभग 43% भाग में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है दोस्तों। रेगोर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी। ये प्रश्न बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, तो जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ये कपास का खेती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये मिट्टी। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र में पाया जाता है काला मिट्टी दोस्तों। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? माफ कीजिएगा, मैं आंसर ही बोल दिया। किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी में। किसमें दोस्तों? काली मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी का मुख्य रूप किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे काजू और चाय के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा क्षेत्र माना जाता है इस क्षेत्रों को जहाँ लेटराइट मिट्टी मिलता है। आगे क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। चाय की खेती का सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो अम्लीय लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी और लाल रंग किसके कारण होता है? तो लोहे के ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है दोस्तों। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान का उत्कृष्ट मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? वनोरोपण। क्या है दोस्तों? वनोरोपण। किस मिट्टी में चूना और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है? काली मिट्टी में। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में। लवणीय मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रेह, ऊसर या कलर। देखिए क्या बोला गया है, लवणीय मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेह, ऊसर या कलर। जरूर याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस। वैसे जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है दोस्तों, पर इसका कमी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दलदली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो केरल और उत्तराखंड के तटीय क्षेत्र में। केरल और उत्तराखंड के तटीय क्षेत्र में। भारत की जलवायु में अब हम लोग देखेंगे दोस्त, तो भारत की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसको आती हुई मानसून कहते हैं। और एक मानसून होता है जो लौटती हुई मानसून है। लौटती हुई मानसून के कारण तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश होता है, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा, पंजाब में बहुत ज्यादा बारिश होता है दोस्तों। भारत का लगभग 75% बारिश इसी कारण होता है। मानसून शब्द का उत्पत्ति अरबी भाषा मौसम से हुआ दोस्तों, ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल में। जून के पहले सप्ताह में यहाँ पे मानसून प्रवेश कर लेता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह। कौन सा है दोस्तों? लेह। यहाँ पे बर्फ गिरता है, पानी नहीं आता है दोस्तों। मावठ क्या है? तो उत्तर पश्चिम में भारत का शीतकाल में होने वाला वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ। उत्तर पश्चिम में शीतकाल में होने वाला वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ। मैंने अभी अभी इसके बारे में जिक्र किया था दोस्तों कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बारिश होता है। और ये रबी फसल खासकर गेहूं और गोल्डन ड्रिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको गोल्डन ड्रिप्स भी कहते हैं। और ये किसके लिए अच्छा होता है? गेहूं के लिए वर्षा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लौटती हुई मानसून
किस तट पर वर्षा कराती है? कोरोमंडल, तमिलनाडु। अभी अभी मैंने बताया था कि लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश होता है दोस्तों। लू किस प्रकार की हवा है? तो लू उत्तर पश्चिम में गर्मी में चलने वाला शुष्क हवा है दोस्तों। कैसा हवा है? शुष्क हवा, जरूर याद रखिएगा। काल बैसाखी का संबंध किससे है? तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है दोस्त। ये हवा गर्मी के मौसम में चलता है और इसी को क्या बोलते हैं? ये विनाशकारी तीव्र हवा है, जैसे इसको लू भी कह सकते हैं दोस्तों। मैंगो सावर किसे कहते हैं? तो मैंगो सावर कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून से पहले होने वाली वर्षा को हम लोग मैंगो सावर कहते हैं, जो आम को पकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है दोस्तों। ये आगे क्या है? भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा रिकॉर्ड किया गया है? तो फलोदी, राजस्थान। भारत का सबसे गर्म स्थान कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? फलोदी में, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अल्नीनो को भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है और सूखे की स्थिति बन जाती है, बारिश कम होती है दोस्तों। अल्नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानसून कमजोर हो जाता है, सूखे का स्थिति बन जाता है दोस्तों। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय में। ये खासी पहाड़ी में स्थित है। देखिएगा कि मेघालय में 3 पहाड़ी, गारो, खासी और जैंतिया, तो बीच में खासी पहाड़ी, यहीं पे मासिनराम है। तो मासिनराम ही विश्व का सबसे ज्यादा बारिश होता है दोस्तों। अमृतसर और शिमला एक अक्षांश पर हैं, फिर भी उनके जलवायु में क्यों अंतर है? तो उनकी ऊंचाई अलग अलग है। इनका ऊंचाई का अंतर पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा अंतर है, इसलिए इसका जलवायु में भी अंतर पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर है, वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। उनकी ऊंचाई के कारण ये उनके जलवायु में भारी अंतर देखने को मिलता है। तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून, इसी को लौटते हुए मानसून भी कहते हैं। तो देखिए, मैंने इसके बारे में बताया था कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया दोस्त कि पश्चिमी विक्षोभ और लौटता हुआ मानसून बार बार सवाल पूछे जाते हैं। और जो पश्चिमी विक्षोभ है ये सर्दियों में पंजाब और हरियाणा में बारिश कराता है, और लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के तट पे बारिश कराता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है कि भारतीय कृषि, तो बस 5 मिनट का समय दीजिएगा दोस्तों, बोलते बोलते थोड़ा प्यास लग गया, बस 5 मिनट का समय दीजिएगा, उसके बाद फिर से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का भारतीय कृषि। तो भारत में कितने प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है? तो 54.6% दोस्तों। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत लगभग कब हुआ? तो 1966 से 67, तो इसको 60 के दशक में भी कह सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर हुआ? तो गेहूं। किस फसल पर हुआ दोस्तों? गेहूं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश पे जो हरित क्रांति हुआ उसका सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिलता है दोस्तों। रबी फसल की बुआई और कटाई कब की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर महीना में बुआई होती है और मार्च से अप्रैल में इसको काटा जाता है। प्रमुख फसल का बात किया जाए तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी है। क्या क्या है दोस्तों? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खरीफ फसलों का मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पे। किस पे निर्भर करती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पे दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। और जो खरीफ फसल का मुख्य फसल क्या क्या है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और कपास। जियाद फसल क्या होता है? जायद फसल क्या होता है दोस्तों? जो मार्च से जून के बीच में बोया जाता है उसको जायद फसल कहते हैं। एग्जाम्पल में तरबूज, खरबूज, ककड़ी और सब्जी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो दुग्ध उत्पादन से। कुछ किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है दोस्त? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड भी दुग्ध क्रांति से ही संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध क्रांति से। दुग्ध क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य अनाज का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को अनाज का कटोरा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अनाज का कटोरा कहा जाए तो आंध्र प्रदेश, धान का कटोरा कहा जाए तो छत्तीसगढ़। विश्व में भारत किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो दाल, जूट और दूध। दाल, जूट और दूध, इसके उत्पादन में भारत पहला स्थान में आता है दोस्तों।
पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। किससे दोस्तों? तिलहन उत्पादन से, विशेषकर सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, और जिसको हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेगुर मृदा, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में मिलता है काली मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट। जूट के उत्पादन में भारत पहला स्थान पे आता है दोस्तों। जूट के उत्पादन में भारत का आता है पहला स्थान पे। अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा भारत में कहाँ जूट का उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। आप लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्त कि भारत में अलग अलग फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान में है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। असम में, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दार्जिलिंग का जो चाय है उसको भारत का पहला जीआई टैग मिला था। तो भारत में पहला जीआई टैग किस पदार्थ को मिला था, किस चीज को मिला था? तो दार्जिलिंग का चाय को जरूर याद रखना है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले बताया कि सबसे पहला रामसार साइट किसे घोषित किया गया था? तो चिल्का झील को। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कहवा यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में अरेबिक किस्म की कॉफी उगाई जाती है यहाँ। कहाँ? कर्नाटक में दोस्तों। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा दोस्तों? केरल। झूम कृषि क्या है? तो यह एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होता है? जो किसान है या तो जो जनजाति है एक जगह पे खेती करते हैं, वहां पे जब उपजाऊपन कम हो जाता है तो दूसरे जगह जाते हैं, पेड़ काटते हैं, साफ सफाई करते हैं वहाँ कृषि करने के बाद। जब वहां से उपजाऊपन कम हो जाएगा तो अगले स्थान पे चले जाएंगे, फिर अगले स्थान पे चले जाएंगे। तो अपना स्थान बदल बदल के जो खेती करते हैं उसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, कहीं झूम कृषि, कहीं स्थानांतरित कृषि। और ये मुख्य रूप से आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगा, खासकर असम और नागालैंड में दोस्तों। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। किससे दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को। किसको कहा जाता है मसालों का बगीचा? केरल को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है कि केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर। केसर का एकमात्र कौन सा राज्य उत्पादन करता है? जम्मू और कश्मीर। भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चीनी मिल का संख्या का बात करें तो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, पर सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में। सिल्वर फाइबर की क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? कपास से। भारत की नीली क्रांति का संबंध या तो जनक कौन है? तो अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। भारत के नीली क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? तो अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक है अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो गुजरात। भारत कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, भारत कृषि अनुसंधान संस्थान, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में। पूसा संस्थान, नई दिल्ली में पूसा संस्थान में दोस्तों। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू के उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। तो भारतीय कृषि से भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है भारत के सड़क परिवहन। तो भारत का सबसे लंबा सड़क राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-47A, NH-47A। अब इसका नाम बदलकर 966B रख दिया गया। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों? 966B। जरूर याद रखिएगा कि किस नेशनल हाईवे का नाम बदलकर 966B कर दिया गया है। तो याद रखिएगा 47A। और स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के तहत किस किस शहर को जोड़ा गया है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 बड़े शहरों को जोड़ा गया है। तो इसी को बोला गया है स्वर्णिम चतुर्भुज। इसी को क्या बोला गया दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी, उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा मोटर मार्ग कहाँ है? उमलिंग दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग कहाँ है? उमलिंग दर्रा, लद्दाख में। इसने खारदुंगला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये क्या करता है दोस्तों? इससे पहले खारदुंगला सबसे ऊंचा मोटर मार्ग था, और अब कौन हो गया है दोस्तों? उमलिंग लादर्रा। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक बताता हूँ ट्रिक थोड़ा सा याद रखने के लिए, कि जितना भी दर्रा उसमें से ज्यादातर जिसमें ला जुड़ा हुआ, ज्यादातर बोल रहा हूँ सभी नहीं, ज्यादातर जिसमें ला जुड़ा हुआ रहता है वो लद्दाख से संबंधित दर्रा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी। ये बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक इसका निर्माण कराया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? तो भारत का। किसका दोस्तों? भारत का।
सड़कों का सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। सड़कों का सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम घनत्व मतलब सबसे कम पाया जाता है सड़क। सीमा सड़क संगठन BRO, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ? तो 1960 में। किसमें हुआ दोस्तों? 1960 में। अब भारतीय रेलवे की अगर बात किया जाए तो भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ चली? तो 16 अप्रैल 1853 में भारत का पहला ट्रेन चलता है। मुंबई से ठाणे तक चलता है। टोटल कितना किलोमीटर चला? 34 किलोमीटर दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के शुभंकर मास्कट क्या है? तो भोलू हाथी। क्या है दोस्तों? भोलू हाथी, हाथ में लालटेन लिए हुए है। ये भारतीय रेलवे का क्या है? शुभंकर। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न करा के बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, कर्नाटक में। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, कर्नाटक। याद रखिए दोस्तों, इसने गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कि इससे पहले गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था। भारत का पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली? तो दिल्ली से वाराणसी के लिए। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस किस किस शहर के बीच चलाया गया? तो दिल्ली से वाराणसी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1905 में। भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो कोलकाता। कहाँ चला था दोस्त? कोलकाता, 1984 में। जरूर याद रखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग को लगभग 440 प्रश्न करने हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस भी टॉप लिस्ट में है। देखिए, भारत का सबसे स्पीड चलने वाला ट्रेन कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस। और कौन सा ट्रेन टॉप लिस्ट में आता है? तो गतिमान एक्सप्रेस। याद रखिए दोस्तों, गतिमान एक्सप्रेस। अब वायु परिवहन देख लेते हैं। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत कब की गई? तो 1911 में। इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली ये हवाई परिवहन चलाया गया था दोस्तों। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली का। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में से है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल, ये विश्व का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अगरतला, त्रिपुरा में। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है दोस्तों? उड़े देश का आम नागरिक। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में दोस्तों। जरूर याद रखना है हर पॉइंट को अच्छे से। अगला प्रश्न है, भारत का नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है? तो JRD टाटा। गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी, असम में। अब जल परिवहन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो नेशनल वाटरवे प्रथम, प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रयागराज से हल्दिया तक किस नदी में है? गंगा नदी में। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो प्रयागराज से हल्दिया तक है। किस नदी में है? गंगा नदी में। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुंबई। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहवा सेवा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? बंदरगाह में। भारत का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। भारत का सबसे गहरा सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है दोस्तों? तो दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है दोस्तों? तो दीनदयाल बंदरगाह, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोचीन बंदरगाह। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोचीन बंदरगाह को। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। इन्नौर बंदरगाह कहाँ है? कामराजर बंदरगाह। इन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है? कामराजर बंदरगाह। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता, हुगली नदी। कोलकाता, हुगली नदी। अब इससे कुछ विविध प्रश्न भी है जिसको देख लेते हो दोस्त। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु, जो मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक से जुड़ा हुआ है दोस्तों। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस
शहरों के बीच में चली तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में पहला बुलेट ट्रेन चला दोस्तों। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में हाल ही में सबसे लंबा रेलवे सुरंग T50 शुरू की गई? तो जम्मू कश्मीर, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को लिंक करेगा, जोड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है? T50। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और विकास से है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग का विकास से। देखिए, सागरमाला परियोजना बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने से जुड़ा हुआ है, भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने से जुड़ा हुआ है दोस्तों, दोनों अलग अलग। याद रखिएगा, देश का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे। रो रो फ्री सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो उत्तर गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। घोघा और दहेजा के बीच, घोघा और दहेज के बीच। दहेज ये प्रथा नहीं है दोस्तों, दहेज जगह का नाम है जहाँ पे रो रो फेरी ये सेवा स्टार्ट किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 13 प्रमुख बंदरगाह। विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज। राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1988 में। पर कार्य प्रारंभ कब हुआ? 1995 में। जरूर याद रखिए दोस्तों। तो चलिए अगले टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत का खनिज। तो भारत का रूर क्षेत्र किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का छोटा नागपुर का पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे खनिज की प्रचुरता है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो झारखंड का जो झरिया है वहाँ पे सबसे बड़ा कोयला का भंडार है दोस्तों। और उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़। लेकिन भंडार के मामले में बात की जाए कि सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? तो झारखंड में है। झारखंड का कौन सा स्थान पे? तो झरिया में दोस्तों। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा। खेतड़ी कहाँ है दोस्त? राजस्थान में। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के उत्पादन के लिए। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हीरा। भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कोलार। आप लोग KGF मूवी देखेंगे तो उसमें कोलार का जिक्र है दोस्तों। तो कोलार और हट्टी के खानों में सोना का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। जावर के खाने किस खनिज के लिए जानी जाती हैं? तो जस्ता और सीसा। किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? जस्ता और सीसा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा। इसका प्रमुख अगर हम लोग खान का बात करें तो मयूरभंज और झारसुगुड़ा। कौन सा है दोस्तों? मयूरभंज और झारसुगुड़ा उड़ीसा का प्रमुख लौह अयस्क का खान है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवरख का उत्पादन विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम। अवरख के उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान रखता है दोस्तों? प्रथम। आंध्र प्रदेश का नोलार खान इसके लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का नोलार खान अवरख के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई असम क्यों प्रसिद्ध है? तो भारत के पुराने तेल शोधन केंद्र है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन केंद्र है दोस्तों। जदुगोड़ा झारखंड के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम। जदुगोड़ा झारखंड के किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यूरेनियम। और ये यूरेनियम का पूरे एशिया का सबसे पहला खान भी है दोस्तों, जरूर याद रखना है। बॉक्साइट का मुख्य अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? तो उड़ीसा। कौन है दोस्तों? उड़ीसा, जरूर याद रखना है। भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन है? बंबई है, जो अरब सागर में स्थित है। कोडरमा झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अवरख। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अवरख। थोरियम भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट की मोनोजोइट बालू में। केरल के समुद्री तट मोनोजोइट बालू में दोस्तों। भारत में सबसे उत्तम कोटि का कोयला क्या है? एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। देखिए, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट ये कोयला का प्रकार का नाम है। सबसे अच्छा कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट। और सबसे खराब प्रकार का कोयला को क्या बोलते हैं दोस्तों? पिट। अब अगर हम लोग देखें भारत के महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं, तो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा कब हुआ दोस्तों इसका स्थापना? इसका स्थापना हुआ 1907 में जमशेदपुर झारखंड में दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तो चेन्नई 1904 में। चेन्नई में किया गया 1904 में। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, राउरकेला संयंत्र उड़ीसा का स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? जर्मनी।
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल किसकी सहायता से बना है? ब्रिटेन। किसकी सहायता से दोस्तों? ब्रिटेन। देखिए फिर से एक बार क्या बोला मैंने, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो किसके सहायता से बना? सोवियत संघ, रूस। अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा किसके सहायता से बना है? जर्मनी। दुर्गापुर स्थित पश्चिम बंगाल में किसके सहायता से बना है? ब्रिटेन। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कौन सा है दोस्तों? सिंदरी, झारखंड। इसका स्थापना कब किया गया था? 1951 में। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। किसके सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से। उत्तर भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। रेशम उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में अखबारी कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर, मध्य प्रदेश। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। क्यों फेमस है? तो अपने आईटी उद्योगों के लिए बेंगलुरु फेमस है दोस्तों, इसीलिए इसको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। अगले टॉपिक को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का जनगणना। भारत का पहला जनगणना कब और किसके काल में शुरू हुआ? तो भारत का पहला जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ दोस्तों। नियमित रूप से कब जनगणना करना शुरू किया गया? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। किसके समय पे शुरू किया गया था? लॉर्ड मेयो के समय पे 1872 में। लेकिन नियमित रूप से किसके समय पे शुरू किया गया? लॉर्ड रिपन के समय पे 1881 में। 2000 जनगणना का नारा क्या था दोस्तों? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2000 जनगणना के अनुसार भारत का कुल आबादी कितना है? तो 121.08 करोड़। 121.08 करोड़ दोस्तों। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्त? सिक्किम। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी बिहार में एक वर्ग किलोमीटर के अंदर में कितना लोग रहते हैं? 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर के अंदर में। तो सोचिए कि कितना ज्यादा घनत्व है किसका? बिहार का। 2011 का जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो कितना है? तो 923 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। 923 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 923 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। यहाँ पे 1084 महिला पैदा लेती है प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। मात्र 879 महिला पैदा लेती है 1000 पुरुष पे। भारत का कुल साक्षरता दर कितना है दोस्तों? तो 74.04। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल, 94%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार, 61.8%। किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप में। किसमें है दोस्तों? लक्षद्वीप में। जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। कौन सा है दोस्तों? दिल्ली। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर कितना मापा गया दोस्तों? तो 17.7%। किस राज्य की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखी गई? मतलब वहां की जनसंख्या बढ़ा नहीं है, घटा है। बढ़ा नहीं है, क्या हुआ है दोस्तों? घटा है। तो कौन सा? नागालैंड। 0.58% वहां की जनसंख्या घटा है। भारत के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है दोस्तों? केरल। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्त? कच्छ, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 31.2। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है दोस्तों? गोवा। याद रखिएगा। देखिए, सर्वाधिक शहरी वाला राज्य, यहाँ पे प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक शहरी वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक पूछा जाएगा तो गोवा, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हम लोग का भारतीय जनजाति। तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील। कौन है दोस्तों? भील। तो भील जनजाति के बाद दूसरे स्थान पे कौन आता है? गोंड। कौन आता है दोस्तों? गोंड। गोंड जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। टोडा जनजाति का कहाँ के निवासी हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ तमिलनाडु में रहते हैं दोस्तों। कहाँ रहते हैं? तमिलनाडु में। और यहीं पे बहुपति
प्रथा भी फेमस है। बहुपति विवाह, बहुपति कहने का मतलब एक महिला एक से ज्यादा पुरुष से विवाह कर सकती है दोस्तों। इस जाति की, इस जनजाति की महिला एक से ज्यादा पुरुषों से क्या कर सकती है दोस्तों, विवाह। कौन सा जाति है, टोडा जनजाति। कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु में। बकरवाल या गद्दी जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। ये देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, यह जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में मनाती है। किसके रूप में मनाती है दोस्तों, शोक के त्योहार। जारवा और सेंटनली जनजातियां कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। लेपचा और भूटिया जनजाति कहाँ पे है, तो सिक्किम में। भूटिया से याद रखिएगा दोस्त, उधर कहीं एक प्रमुख खिलाड़ी था बाइचुंग भूटिया, तो भूटिया से याद रखिएगा। भूटिया जनजाति कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में। गारो, खासी और जैंतिया जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो इन्हीं के नाम पे 3 पहाड़ों को नाम रखा गया है दोस्तों। ये कहाँ है, मेघालय में। कुकी जनजाति कहाँ है, तो मणिपुर में पाई जाती है दोस्तों। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। मीना जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में। संथाल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है दोस्त कौन, संथाल। जरूर याद रखिएगा। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो मिजोरम में 94.4% है। केंद्र शासित का बात किया जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा एसटी जनजाति पाया जाता है दोस्त। भारत के किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति एसटी नहीं पाई जाती, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। यहाँ पे एसटी जनजाति नहीं पाई जाती, ना के बराबर पाई जाती है दोस्तों। बिरहोर जनजाति कहाँ पाया जाता है, झारखंड। बिरहोर जनजाति कहाँ पाया जाता है, झारखंड। झारखंड में मुंडा, बिरहोर, हो, असुर, ये सब जनजाति पाया जाता है दोस्तों, जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग का ब्रह्मांड और सौरमंडल। अब हम लोग का ज्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है दोस्त। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। यह इतना बड़ा है कि पृथ्वी के जैसा 300 ग्रह इसमें समा सकता है दोस्त। और इसके पास लगभग 95 से ज्यादा उपग्रह है, यानी कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। याद रखिएगा, माफ कीजिएगा, अभी इससे भी ज्यादा उपग्रह शनि में मिला है। किसमें मिला है दोस्तों, शनि में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, बुध। और ये सूर्य का सबसे निकट भी है। और इसको दिन में अत्यधिक गर्म होता है, रात में अत्यधिक ठंडा रहता है दोस्तों। भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसी को कहते हैं दोस्तों, जरूर याद रखिएगा इसके बनावट के कारण। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। कौन सा दोस्तों, शुक्र। क्यों है सबसे गर्म ग्रह, क्योंकि यहाँ पे लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा को सोख के रखता है, और उष्मा को सोखने के कारण वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है दोस्तों। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, मंगल को। इसके 2 उपग्रह जरूर याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस। इससे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, तो शनि। किस ग्रह के, जैसे कि एक ग्रह है, इसके किनारे किनारे वलय पाया जाता है चारों ओर, तो कौन सा ग्रह है दोस्त, शनि। जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को क्या कहा जाता है दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह। सूर्य का सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन है, सबसे निकट है बुध, और सबसे दूर कौन सा है दोस्त, वरुण। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया, जो कहाँ है, मंगल में। कहाँ है दोस्तों, मंगल में। ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। अगला प्रश्न है, कौन सी 2 ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र कौन सा उपग्रह है दोस्त, चंद्रमा। कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा का अध्ययन को हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेलेनोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं, कोस्मोलॉजी। हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी का नाम क्या है दोस्तों, दुग्ध मेखला। और ये किस आकार का है, तो सर्पिलाकार है। किस आकार का है दोस्तों, सर्पिलाकार का है, दुग्ध मेखला। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के समय पे ये ऊष्मा छोड़ता है, तो यही इसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 25 सेकंड। चंद्रमा की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 3 सेकंड। हेलो बोप क्या है, तो हेलो बोप एक पुस्तल तारा है। हेली पुस्तल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है, 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ये अगली बार 2061 में दिखाई देगा दोस्तों, जरूर याद रखना है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच की कक्षा में पाया जाता है, तो मंगल और शनि के बीच में पाया जाता है दोस्तों, जरूर याद रखना है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व, जरूर याद रखना है दोस्तों।
नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जल पाया जाता है, जिस कारण ये नीला नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्त? तो गैनीमीड। कौन सा है दोस्त? गैनीमीड। गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का। किसका उपग्रह है दोस्तों? बृहस्पति का। ये बुध से भी बड़ा ग्रह है, मतलब बुध जितना बड़ा ग्रह है उससे बड़ा ये उपग्रह है। कौन? गैनीमीड। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब ज़्यादा टॉपिक हम लोग को नहीं बचा हुआ है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा दोस्तों, आप लोग के जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वायुमंडल का सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट पाया जाता है? 78। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21। और आर्गन पाया जाता है 0.93। और बाकी जो गैस अन्य गैस पाया जाता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उथेन, बाकी गैस पाया जाता है दोस्तों। वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती हैं, यानी कि वर्षा यहीं पे होता है, ठंडा यहीं पे लगता है, आंधी तूफान सारा घटना यहीं पे घटता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। किस में पाया जाता है दोस्तों? समताप मंडल में। यह परत सूर्य की पाराबैंगनी किरण को क्या करता है? रोकता है दोस्तों, और शरीर को शरीर कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य के जो हानिकारक किरण है उससे बचाता है। कौन? ओजोन परत। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वायुयान उड़ाने के लिए कौन सी परत आदर्श माना जाता है? समताप मंडल, क्योंकि ना तो यहाँ पे वर्षा होता है, ना ही यहाँ पे तूफान आता है, इसलिए इसको सबसे अच्छा माना जाता है। रेडियो तरंगे किस परत में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती है? आयान मंडल। तो यहीं पे हम लोग मानव निर्मित सैटेलाइट को स्थापित करते हैं, और यहाँ से हम लोग का जो भी क्या बोलते हैं वेव है वो जाके वहां टकराता है और फिर ट्रांसमिट होता है दोस्तों। वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन सा है? मध्यमंडल। यहाँ का तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? -100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड किस परत से जलकर नष्ट हो जाते हैं? मध्यमंडल में आते हैं, क्योंकि बहुत गर्म रहता है, आते आते वो जल जाता है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से मिलने वाली जो ऊष्मा है उसको सोख लेता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है, पृथ्वी को गर्म रखने में सहायता करता है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा घटना भी नहीं चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा घट जाता है तो पृथ्वी में बर्फ जम जाएगा दोस्तों। तो इसको संतुलित रहना चाहिए। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, वैसे अभी हम लोग का कम नहीं है, बढ़ते ही जा रहा है, तो इसको घटाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जो भी बिजली का उपयोग कम करना चाहिए, जिससे जिस भी चीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है उसको कम यूज करना चाहिए दोस्तों। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर कितनी है? तो लगभग 8 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 8 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर कितना है? लगभग 18 किलोमीटर। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? डबसन। क्या कहा जाता है दोस्तों? डबसन। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण हम आग पर नियंत्रण कर सकते हैं? तो किसके कारण दोस्तों? नाइट्रोजन के कारण। किसके कारण? नाइट्रोजन। वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। मात्र 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का वायुमंडल पाया जाता है दोस्तों, 97%। आयन मंडल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बाह्यमंडल। आयन मंडल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बाह्यमंडल। जरूर याद रखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? ध्रुवीय ज्योति की घटना किस मंडल में दिखाई देती है? आयन मंडल। किस में दिखाई देती है दोस्तों? आयन मंडल। ध्रुवीय ज्योति को ही हम लोग अरोरा भी कहते हैं। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब पर क्या असर पड़ता है? तो वायु दाब घटता है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा गैस जिम्मेदार है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं दोस्त, कुछ तथ्य है। जैसे क्षोभ मंडल, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, वायुमंडल को नीचे से ऊपर याद रखने के लिए ये दिया गया है दोस्त। सबसे निचले कौन सा है? क्षोभ मंडल। उससे ऊपर में समताप मंडल, उससे ऊपर में मध्यमंडल, उससे ऊपर में आयन मंडल, और उससे ऊपर में कौन है? बाह्यमंडल। तो टोटल 5 मंडल है दोस्त, जरूर याद रखना है। अगले टॉपिक को आगे बढ़ते हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि गर्म और ठंडी जलधारा क्या होता है दोस्त। तो पृथ्वी का भ्रमण, कोरोलिस बल्ब और देखिए ये हवा या ये धाराएं कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में व्याख्या दिया गया है। तो मैं सीधा प्रश्नों से शुरू करता हूं दोस्त। देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर, आप लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्त, कि ये कैसे बनता है गर्म जलधारा या ठंडा जलधारा, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गल्फ जल स्ट्रीम या स्ट्रीम किस महासागर के जलधारा है? इसकी प्रकृति क्या है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। यूरोप में इसको गर्म कंबल भी कहा जाता है दोस्तों। लेब्राडोर कैसा जलधारा है? ठंडी जलधारा। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है और ये ऊपर से नीचे की ओर बहती है। क्यूरोसियो
जलधारा किस महासागर में बहती है? तो प्रशांत महासागर में। ये भी एक गर्म जलधारा है दोस्तों। ओयोसियो कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। ये प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। किस जलधारा को जापान में काली धारा कहा जाता है? तो क्यूरेशियो को जलधारा को ही काली धारा कहा जाता है। हम्बोल्ट जलधारा का दूसरा नाम क्या है? तो पेरू जलधारा। क्या है दोस्तों? पेरू जलधारा। ये प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। एल नीनो क्या है? एल नीनो कैसा जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। कैसा जलधारा है दोस्तों? गर्म जलधारा जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है दोस्तों। ब्राजील की धारा किस महासागर में गर्म जलधारा है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में ये गर्म जलधारा है। कन्नारी जलधारा किस महासागर में बहती है? तो अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। वेंगुएला कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। अग्लुघास जलधारा किस महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से। ये गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मछली पकड़ने क्षेत्र कहाँ बनता है? तो एक गर्म और ठंडी जलधारा आपस में जहां मिलती है वहां पे सबसे बड़ा फिशिंग एरिया बनता है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। पॉकलैंड जलधारा की प्रकृति क्या है? ठंडी जलधारा है। फ्लोरिड की धारा कैसी है? तो गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में। पश्चिम में ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी जलधारा है? तो ये भी ठंडी जलधारा है। ये इसके विपरीत ये पूर्वी, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बोले पश्चिमी जलधारा कैसा है? ठंडी जलधारा। लेकिन पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसा है? गर्म जलधारा। बहुत जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये सब है प्रश्न दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण कौन सा बंदरगाह सर्दियों में खुला रहता है? तो मरमस्क बंदरगाह रूस हमेशा क्या रहता है दोस्तों? खुला। सारगासो सागर किस महासागर में है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठंडी जलधाराओं को यहाँ पे याद रखने का ट्रिक है। जैसे क्या है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंका? हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंका? ठंडी जलधारा को याद रखने के लिए ट्रिक है दोस्त। हम बोले से हम्बोल्ट जो पेरू का गर्म जलधारा है, ग्रीन से ग्रीनलैंड का धारा, बगुला से वेनेजुएला का धारा, क्यों से क्यूराइल का धारा, केला से कैलिफोर्निया का धारा, एफ से फॉकलैंड का धारा, के से कनारी धारा और ए से अकोस्टा की धारा। ये सब सारे ठंडा जलधारा है, तो इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंका? हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंका, जरूर याद रखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख लेते हैं दोस्तों। इसमें मात्र 20 प्रश्न है। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भाग, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। सियाल परतों किन तत्वों से बनी होती है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम से। ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट में पाया जाता है दोस्तों। सीमा किस परत, देखिए क्या है दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन, सीमा परत किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो याद रखिए सिलिका और मैग्नीशियम का प्रधानता होती है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग निफे का निर्माण देखिए किससे हुआ है? तो निकल और फेरस से। निकल और फेरस से दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत का औसत मोटाई कितना है? 30 से 35 किलोमीटर। महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर और महासागरों पर निचला परत कितना? 5 से 10 किलोमीटर तक होता है। मोहरोविकिक असंबंधितता किनके बीच में है? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोह असंबंधितता भी कह सकते हैं। और पृथ्वी का आयतन, वॉल्यूम का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मेंटल सबसे बड़ा आयतन यानी कि सबसे ज्यादा वजन वाला क्षेत्र है दोस्तों। और लगभग 83% द्रव्यमान इसी में पाया जाता है। गुटेनबर्ग असमानता किससे है? कौन सा परत में पाया जाता है? तो मेंटल और कोर के बीच में जो असमानता पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग असमानता दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का स्टेनोस्फीयर कहाँ है? तो ऊपरी मेंटल। पृथ्वी का स्टेनोस्फीयर कहाँ है दोस्तों? तो ऊपरी मेंटल में। पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना है? पृथ्वी के केंद्र में लगभग तापमान कितना है दोस्तों? तो 5000 डिग्री से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक। गहराई पर 32 मीटर जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 32 मीटर जब हम लोग अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा दोस्तों। और पूरा पृथ्वी का त्रिज्या कितना? लगभग 6400। कितना दोस्तों? 6400। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग प्लास्टिक या तरल अवस्था में माना जाता है? बाह्य कोर। अगर स्वेस के अनुसार पृथ्वी की परतों को सही क्रम क्या है? तो सबसे सीमा, सियाल और निफे। सबसे ऊपर में सियाल, उससे नीचे सीमा, उससे नीचे निफे। याद रखिएगा, सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का प्रचुरता पाया जाता है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, निफे में निकेल और फेरस का अधिकता पाया जाता है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक जानकारी किससे मिलता है? तो आधुनिक भूवैज्ञानिक सिद्धांत से। भूकंप का हम लोग क्या करते हैं? भूकंप का तरंग का प्रयोग करके आंतरिक भौगर्भिक संरचना का पता लगाते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, और ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है। फाइनली हम लोग का 440 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भूगोल से संबंधित है सारा खत्म हुआ दोस्तों। तो चलिए जल्दी से करते हैं और खत्म करते हैं। क्रस्ट का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन लगभग 40.6% पाया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन है 27.7% पाया जाता है। एल्यूमिनियम 28.8% पाया जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो मेंटल को। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है दोस्तों? मेंटल को। लेहमैन असंबद्धता किसके किसके बीच में पाया जाता है? तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच। स्थल मंडल में क्या क्या शामिल है? तो ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी ठोस मेंटल। पृथ्वी का त्रिज्या कितना है? तो देखिए हम लगभग कितना बोले थे दोस्तों? 6400, पर पूरा एग्जैक्ट कितना है? 6371 किलोमीटर दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। हम लोग का यहाँ पे टोटल 440 भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुआ दोस्तों। आप लोग को अगर वीडियो और क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो भर भर के कमेंट कीजिएगा, और आपके जो भी दोस्त जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।